एकात्मक एवं संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य केवल केंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं और केंद्र चाहे तो उन्हें वापस भी ले सकता है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन। और यह एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा कि जो भी शक्तियां होगा वो सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगा और राज्यों को जो भी शक्तियां दिया जाएगा उन्हें केंद्र कभी भी वापस ले सकता है। एकात्मक शासन प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पे केंद्र सरकार जो है वो सर्वोच्च होती है। केंद्र सरकार क्या होगा? सर्वोच्च। और राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे एकात्मक प्रणाली में। एक संविधान होगा। ठीक है। तीसरा विशेषता है एक नागरिकता, मतलब सभी नागरिक यहाँ पे समान होगा। ठीक। केंद्र की सर्वोच्चता होगा। चौथा विशेषता है केंद्र की सर्वोच्चता। यहाँ पे राज्य केंद्र की क्या होगा? अधीन होगा एकात्मक प्रणाली में। केंद्र राज्य की सीमाएं बदल सकता है, मतलब केंद्र जब भी चाहेगा वो राज्य की सीमा को बदल बदल देगा एकात्मक प्रणाली में। उसके बाद पांचवा है एकल न्याय व्यवस्था। यहाँ पे न्यायपालिका जो होगा एकीकृत होती है। न्यायपालिका क्या होगा? एकीकृत। उसके बाद एकात्मक प्रणाली के कुछ लाभ हैं, जैसे कि यहाँ पे एकात्मक प्रणाली में क्या होगा कि मजबूत और स्थिर सरकार होगा। सरकार क्या होगा? स्थिर होगा। तेज निर्णय प्रक्रिया, मतलब कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो तेज होगा। राष्ट्रीय एकता जो है वो यहाँ पे मजबूत होगा। आपात स्थितियों में प्रभावी रहता है। एकात्मक प्रणाली जो है वो आपात स्थितियों में प्रभावी होता है। उसके बाद चौथा इनका कुछ दोष है, मतलब दोष क्या क्या है एकात्मक प्रणाली के? स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा, मतलब जो भी स्थानीय आवश्यकता होगा उनकी उपेक्षा किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होगा। ठीक। तानाशाही की संभावना होने की संभावना है यहाँ पे एकात्मक प्रणाली में। क्षेत्रीय असंतोष, कि जहाँ पर क्षेत्र असंतोष यहाँ पे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है एकात्मक प्रणाली में। अब आते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। तो जो भी शक्तियां होता है वो केंद्र और राज्य को दोनों को मिलता है। ठीक। उसके बाद केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं। जैसे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में एग्जाम्पल के रूप में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यहाँ का जो संविधान है वो संघीय शासन व्यवस्था वाला संविधान है। ठीक। संघीय प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पे दो दो स्तर की सरकार होती है। एक होता है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, और दूसरा होगा राज्य सरकार। दूसरी विशेषता शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, मतलब जो भी शक्तियां होगा उनका विभाजन होगा। जैसे संघ सूची में केंद्र कानून बना सकता है। ठीक। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य। ठीक। और समवर्ती सूची में केंद्र केंद्र और राज्य दोनों। उसके बाद यहाँ पे तीसरा विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था की, वह है यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होगा। केंद्र या राज्य संविधान से ऊपर नहीं होगा, मतलब जो भी केंद्र है और राज्य दोनों संविधान से क्या होगा? ऊपर नहीं होगा। और न्यायपालिका यहाँ पे स्वतंत्र होगा। और न्यायपालिका क्या करेगा? केंद्र राज्य विवादों का निपटारा, जो भी केंद्र राज्य में कुछ भी विवाद हुआ उनका निपटारा करेगा कौन? न्यायपालिका। और न्यायपालिका यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र रहेगा। लिखित एवं कठोर संविधान, पांचवा विशेषता है यहाँ पे लिखित होगा और कठोर संविधान होगा। संशोधन की विशेष प्रक्रिया, यहाँ पे जो भी संविधान में कुछ भी संशोधन किया जाएगा उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो संविधान में कुछ भी संशोधन हो पाएगा। सातवां इसका कुछ लाभ, संघ प्रणाली के क्या क्या लाभ है? तो यह विविधता वाले देशों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जहाँ पे विविधता वाले देश है उनके लिए उपयुक्त है संघीय प्रणाली। स्थानीय स्वायत्ता। ठीक है। जो स्थानीय लोगों की जो भी ज़रूरत है उनकी स्वायत्ता को पूरा किया जा सकेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब जो भी सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होगा यहाँ पे संघ प्रणाली में। लोकतंत्र मजबूत होगा। संघ प्रणाली में क्या होगा कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि केंद्र राज्य का टकराव होने की संभावना है। यहाँ पे निर्णय में देरी होगा। अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ सकती है। आपातकाल में कठिनाई, मतलब अगर कभी भी आपातकाल आएगा तो उसमें मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा संघ प्रणाली में। ठीक है। उसके बाद एकात्मक
और संघ व्यवस्था में कुछ अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत एकात्मक व्यवस्था में क्या होगा कि केंद्र केंद्र जो है वो सर्वोच्च होगा, लेकिन संघ प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों, मतलब दोनों के पास सत्ता रहेगा और यहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होगा एकात्मक प्रणाली में। लेकिन संघ प्रणाली में संविधान जो है सर्वोच्च रहेगा। फिर संविधान जो है यहाँ पे लचीला होगा एकात्मक प्रणाली में, लेकिन संघ प्रणाली में कठोर होगा। नागरिकता यहाँ पे एक होगा, क्या बोलते हैं, एकात्मक प्रणाली में नागरिकता एक होगा, लेकिन संघ प्रणाली में जो है वह नागरिकता प्रायः दो, मतलब केंद्र का भी अपना नागरिकता होगा और राज्य का भी। लेकिन भारत के केस में जो है, इसीलिए भारत को अर्धसंघीय व्यवस्था क्या कहा जाता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों है, लेकिन नागरिकता भारत में एक ही होगा। लेकिन अमेरिका का संविधान में क्या है कि केंद्र का नागरिकता अलग है, राज्य का नागरिकता अलग है। अब न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका एकात्मक प्रणाली में एकीकृत होगा और यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा। उदाहरण ब्रिटेन, ठीक है, एकात्मक प्रणाली में ब्रिटेन, और संघ प्रणाली की अगर बात करें तो भारत और यूएसए। यहाँ पे शब्द नागरिकता ध्यान देना है कि प्रायः दो होता है, लेकिन प्रायः दो होता है, संघ प्रणाली में प्रायः दो ही नागरिकता होगा। प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो ही नागरिकता रहे, जैसे कि भारत में एक ही नागरिकता है। अब आते हैं भारत का संघीय स्वरूप। कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट देख लेते हैं। भारत का संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव वाला देश है, मतलब यहाँ पे संघ व्यवस्था तो है लेकिन यहाँ पे एकात्मक झुकाव वाला देश है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आपातकाल, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 के कारण केंद्र यहाँ पे क्या हो जाता है, मजबूत। इसीलिए भारत को जो है क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है। ये कौन दिया था, केसी वेयर। केसी वेयर ने, उन्होंने जो है भारत को क्या कहा, क्वाजी फेडरल। ठीक, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होगा, पहला क्या है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। तो ये बात सही है कि शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। राज्यों की संप्रभुता, ये गलत है, यहाँ पे राज्यों की संप्रभुता नहीं होगा। केंद्र की सर्वोच्चता, ये बात सही है, केवल 1 और 3। उसके बाद प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। संघीय शासन व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है शक्तियों का केंद्रीकरण, 2 स्तर की सरकार, ये सही होगा। यहाँ पे क्या 2 स्तर की सरकार होता है, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में एकात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत, अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो है संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक, चौथा प्रश्न है संघीय व्यवस्था की पहचान है। यहाँ पे संघीय व्यवस्था की पहचान क्या है, पहला है दिया हुआ है शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। यह बात सही है कि यहाँ पे शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा संघीय व्यवस्था में। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका भी स्वतंत्र होगा। केंद्र की पूर्ण सर्वोच्चता, ये बात गलत है, यहाँ पे केंद्र की पूर्ण सर्वोच्चता नहीं होगा, क्योंकि ये संघ शासन व्यवस्था में राज्य राज्य जो है, राज्यों को भी स्वायत्ता दिया जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। भारत को क्वाजी फेडरल कहा जाता है क्योंकि आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, ये बात सही है। राज्य संविधान से ऊपर है, ये बात गलत है, राज्य संविधान से ऊपर हो ही नहीं सकता है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ये बात सही है। इसीलिए हम लोग क्वाजी फेडरल कहा जाता है भारत को, कि ये राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और आपातकाल में जो है केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। उसके संघ व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। तो संघ व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन क्या, कार्यपालिका द्वारा, संसद द्वारा, संविधान द्वारा या फिर न्यायपालिका द्वारा। तो उत्तर क्या होगा कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो संविधान के द्वारा। ये ताकत कौन देता है, संविधान ही देता है। तो यह आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, या शक्तियों का जो भी अधिकार दिया जाता है वो संविधान के द्वारा दिया जाता है।
उसके बाद आता है एकात्मक शासन का लाभ है। एकात्मक शासन का लाभ क्या होगा? क्षेत्रीय स्वायत्तता, ये बात गलत है। त्वरित निर्णय, ये सही है कि त्वरित निर्णय, यहाँ पे निर्णय तुरंत लिया जाएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था का ये लाभ है। उसके संघीय शासन लाभ, संघीय शासन का लाभ क्या है? तो राष्ट्रीय एकरूपता। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकरूपता बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य का एक अलग अलग ताकत है, एक अलग अलग शक्ति है। ठीक है, शक्तिशाली केंद्र, ये भी गलत है। स्थानीय स्वायत्ता, ये सही हो जाएगा। स्थानीय स्वायत्ता मतलब यहाँ पे संघीय शासन का ये लाभ क्या है कि यहाँ पे स्थानीय स्वायत्ता होगा। ठीक, उसका 9वां, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था का दोष है? संघीय व्यवस्था का दोष बताना है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, निर्णय में देरी, स्थानीय शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो संघीय व्यवस्था का दोष है निर्णय में देरी, ये बात गलत। ये बात सही हो जाएगा कि दोष है, निर्णय में देरी होता है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच हमेशा टकराव होते रहता है, जिनके कारण यहाँ पे निर्णय में देरी होता है। लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, स्थानीय शासन होगा, लोकतंत्र की मजबूती होगा, ये संघीय व्यवस्था के लाभ है। और दोष क्या है? तो निर्णय में देरी। 10वां प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था में संविधान सामान्यतः होता है कठोर, लचीला, लिखित, सर्वोच्च। तो आंसर क्या होगा? एकात्मक व्यवस्था में संविधान क्या होगा? हमेशा लचीला होगा। आंसर हो जाएगा लचीला।